हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वंस अगेन राठौर ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज फिर से हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हम कल प्रोनाउन की एरर कर रहे थे। तो बहुत सारी एरर्स हम देख चुके हैं इससे रिलेटेड। आगे हम देखते हैं, कल हमने जो एक्सरसाइज करी थी उसी को आगे देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला जो है, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप फिट। हमें रेगुलर एक्सरसाइज अवश्य करना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए, यानी स्वयं को फिट रखने के लिए, ये कहना चाहते हैं स्वयं। तो स्वयं के लिए फ्रेंड, यहाँ जैसे सब्जेक्ट आ रहा है वी, तो वी से बन जाएगा आवर सेल्व्स। बहुत सिंपल बात है। वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्व्स, यानी कि स्वयं को फिट रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए। 12 नंबर देखिए फ्रेंड, इफ ऑल ऑफ यू, यदि आप सब क्वारल यानी झगड़ा करेंगे, एमोंग के बीच में, वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। यदि आप सब अपने आप में ही झगड़ा करेंगे तो हम आपकी समस्या को हल करने में समर्थ नहीं होंगे। यदि आप अपने बीच में झगड़ा करेंगे आपस में एक दूसरे से, तो यहाँ सिंपल बात है फ्रेंड, यू आ रहा है तो यू से बन जाएगा योर सेल्व्स। ये ध्यान रखिए, सेल्व्स, SELVES। देखिए, योर सेल्फ भी लिखा जाता है और योर सेल्फ्स भी लिखा जाता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति है तो कहेंगे योर सेल्फ, और ज़्यादा लोग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ऑल, ऑल मतलब दो से ज़्यादा है, तो फिर बहुवचन रूप लिखेंगे योर सेल्फ्स। ये ध्यान रखिए कि यू एक ऐसा है जिसमें योर सेल्फ भी लिखा जाता है, योर सेल्फ्स भी लिखा जाता है। तो हमको ये देखना है कि एक व्यक्ति है तो योर सेल्फ लगाएंगे, और एक से ज़्यादा है तो योर सेल्फ्स लगाएंगे। नहीं, देखिए, मिस्टर रघु whom you met at the office is a friend of। मिस्टर रघु जिनसे आप ऑफिस में मिले थे, अ फ्रेंड ऑफ हैं, मेरे दोस्त हैं। तो ये मेरे दोस्त को हम या तो कहेंगे माय फ्रेंड, है ना, माय फ्रेंड। अब यहाँ पे ऑफ लगा रहे हैं, तो ऑफ लगा रहे हैं तो फिर अकेला लिखेंगे तो माइन लिखेंगे, फ्रेंड ऑफ माइन। प्रोनाउन की जब थ्योरी मैंने आपको कराई थी, तब मैंने आपको बताया था कि या तो हम इस तरह से बोलते हैं कि माय विलेज, मेरा गांव, या फिर हम कहते हैं विलेज ऑफ माइन, ना, ये अंतर होता है दोनों में। जैसे योर फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ योर्स, है ना। आवर कंट्री, कंट्री ऑफ आवर्स। ये डिफरेंस होता है। प्रोनाउन जो होते हैं इनके पजेसिव केस जो होता है, एडजेक्टिव भी कहते हैं, जैसे माय, योर, आवर, देयर। और पजेसिव प्रोनाउन जो अकेले लिखे जाते हैं, जैसे माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, है ना, इनमें एस जुड़ जाता है। जैसे हर का हर्स हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है, आवर का आवर्स हो जाता है। वी हैड अ ग्रैंड पार्टी, हमने एक ग्रैंड पार्टी की। एंड वी वेरी मच, हमने ग्रैंड पार्टी की और हमने बहुत आनंद उठाया। फ्रेंड, एंजॉय जो वर्ब है, इसमें निश्चित रूप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत आसान है, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से बन जाएगा। तो यहाँ पे वी आ रहा है तो वी से हो जाएगा आवर सेल्व्स। सेल्व्स लिखा जाता है क्योंकि वी हमेशा बहुवचन होता है। आवर सेल्फ, जैसे ये जो लिखा है, ये कभी नहीं लिखा जाता क्योंकि वी तो हमेशा ही बहुवचन होता है। 15 नंबर देंगे फ्रेंड, यू मस्ट ए कस्टम न्यू आइडियाज। आपको नए आइडियाज से एक कस्टम होना चाहिए, परिचित होना चाहिए।
तो यहाँ आप देखें तो यू जो है सब्जेक्ट के रूप में यू आ रहा है, तो योर सेल्फ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ योर सेल्फ भी आ रहा है, दोनों आ सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक है इसमें। एकस्टम के बाद टू जरूर आता है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा टू, देखिए, और यहाँ पे भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। इससे पहचान लेंगे हम कि ये वाला ऑप्शन आएगा, ना तो ये आएगा और ना ये आएगा, क्योंकि एकस्टम टू लिखा जाता है। ये ट्रिक होती है कंफ्यूज करने के लिए। जब बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है, वैसे ही बहुत टेंशन रहता है, एग्ज़ाम का प्रेशर अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, उसमें हम कई बार ऐसी गलती भी कर देते हैं जो हम वैसे नहीं करेंगे। तो यहाँ जब आप देखेंगे कि योर सेल्फ भी आ सकता है और योर सेल्फ भी आ सकता है, आप दोनों दिए हैं तो क्या करें? तो फिर थोड़ा सा तसल्ली से दिमाग लगाइए कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो छुपा होगा इसमें। इसलिए यहाँ पे आप देखें तो ये टू का खेल है, जिसने इसको देख लिया वो आसानी से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि एकस्टम टू लिखा जाता है हमेशा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, आई वुड लाइक अ 15 डेज हॉलीडे दिस समर। मैं पसंद करूँगा लाभ उठाना 15 दिन की छुट्टी, 15 दिन की एपोस्ट्रॉफी लगा छुट्टी, दिस समर, इस ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ तो अवेल लिखा है फ्रेंड्स, अवेल भी ऐसा शब्द है, ऐसी वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निश्चित रूप से लगाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखें तो अवेल भी ऐसी चीज़ है, जैसे एकस्टम मैंने आपको बताया, इसके बाद ऑफ जरूर आता है। तो यहाँ भी माई सेल्फ है और यहाँ भी माई सेल्फ है, अंतर केवल ऑफ का है। ये तो आएंगे नहीं क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, तो फिर ये वाला ऑप्शन आएगा सी। आई वुड लाइक टू अवेल माई सेल्फ ऑफ अ 15 डेज हॉलीडे दिस समर। मैं इस ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन की छुट्टी का लाभ लेना पसंद करूंगा। तो कुछ खाली स्थान की एरर्स कोड देखते हैं फ्रेंड। दे हैव इनवाइटेड है ना, ये वर्ब है, यानी कि ये दे जो है ये सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोनाउन की थ्योरी में कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। मुख्य क्रिया से हमको देखना है, मुख्य क्रिया के पहले अगर आ रहा है तो सब्जेक्ट और बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि उन्होंने सचिन और मुझको आमंत्रित किया था, तो मुझको मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। सचिन एंड मी, आई नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। माई सेल्फ नहीं आ सकता क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में लिखते हैं माई सेल्फ। माइन पॉसेसिव केस होता है, माइन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ऑब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं मुझको, सचिन और मुझको आमंत्रित किया, तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। 24 नंबर देखें, दे डिड नॉट डेयर टू लुक एट। वे हिम्मत नहीं करते, है ना, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, वे हिम्मत नहीं करते थे देखने की, लुक एट यानी होता है की और देखने की। अब ऑप्शंस में देखें तो क्या है, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, आप देखेंगे यहाँ देम सेल्फ लिखा है। फ्रेंड दे जो है वो हमेशा ही बहुवचन होता है, तो देम सेल्फ कभी नहीं लिखा जाता। देखिए सेल्फ, इसका बहुवचन होता है सेल्फ्स। सेल्फ हम लगाते हैं जो एक चीज होती है, जैसे आई के साथ माई सेल्फ हो जाता है, ही से हिम सेल्फ हो जाता है, सी से हर सेल्फ हो जाता है, इट सेल्फ हो जाता है और वन सेल्फ हो जाता है। और जो बहुवचन होते हैं जैसे वी है तो अवर सेल्फ्स, दे, देम सेल्फ्स, यू, योर सेल्फ्स। योर सेल्फ भी होता है यू का, एक व्यक्ति है तो योर सेल्फ कहते हैं, एक से ज़्यादा है तो योर सेल्फ्स कहते हैं। उस देम सेल्फ तो कुछ भी नहीं होता।
ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे वन कहीं भी नहीं है, तो वन सेल्फ लिखने का कोई मतलब नहीं है। और टुगेदर मतलब होता है एक साथ, इसका भी कोई मतलब नहीं। तो ज़्यादा सूटेबल है वन अनदर। वे हिम्मत नहीं करते थे एक दूसरे की ओर देखने की, एक दूसरे को हम कहते हैं वन अनदर। 25 नंबर देखें फ्रेंड, माई बुक इज द न्यू वन। यहाँ पे वन को देखिए पहले, अब इसे हम थोड़ा सा समझ लें पहले। जैसे मैं बोलूं कि मेरी कार, ठीक है ना, इज बेटर, मेरी कार ज़्यादा अच्छी है बजाय योर कार, आपकी कार के। माई कार इज बेटर देन योर कार ना। तो ये वैसे देखें तो बिल्कुल सही है, मेरी कार आपकी कार से ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस पूरी तरह से सही नहीं है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे 2 बार कार आ रहा है और नाउन को जहाँ तक संभव हो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो पहले भी मैंने आपको इस बारे में थोड़ा सा बताया था। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरह से कह सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि मेरी कार आपकी वाली से ज़्यादा अच्छी है। आपकी वाली, ये जो वाला हम बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि ये पेन उस वाले से ज़्यादा महंगा है, ठीक है ना, ये कंप्यूटर उस वाले से ज़्यादा तेज चलता है, ये मकान उस वाले से ज़्यादा बड़ा है। तो ये वाला जो हम कहते हैं, इसके लिए वन लगाया जाता है फ्रेंड्स बहुत सारी जगह। जैसे यहाँ हम कह सकते हैं कि माय कार इज बेटर देन योर वन। योर वन मतलब हो जाएगा आपकी वाली। दिस पेन इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। यह पेन उस वाले से ज़्यादा महंगा है। दिस वन इज माय पेन। ये वाला मेरा पेन है। दैट वन इज योर्स। वो वाला आपका है। तो वन को हम लगाते हैं वाला के अर्थ में, दिस वन, दैट वन, ये वाला, वो वाला। बहुत सारी जगह आप देखेंगे फ्रेंड, वन को वाला के अर्थ में किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए लगाया जाता है। फ्रेंड्स एक सेंटेंस को और देखिए, दीज बॉयज, ये लड़के, आर वाइजर, ज़्यादा बुद्धिमान है, कंपैरेटिव डिग्री, ये लड़के ज़्यादा बुद्धिमान है बजाय कि उन लड़कों से, उन लड़कों से। ये लड़के ज़्यादा बुद्धिमान है बजाय उन लड़कों से। यहाँ भी वही चीज़ है कि 2 बार बॉयज आ रहा है। तो अगर नाउन बहुवचन हो, अभी जो मैंने आपको वन बताया था, ये वन का बहुवचन भी करा जाता है वंस, इस तरह से। इसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते। अगर नाउन बहुवचन है तो वन का बहुवचन भी वंस कर देते हैं। जैसे दीज कार्स आर मोर एक्सपेंसिव देन दोज वंस। ये कारें ज़्यादा महंगी हैं बजाय उन वालों से। तो वन वाला के अर्थ में एक वचन के लिए लिखते हैं, और वंस है ना, ONES, वंस, ये हम वन का बहुवचन कर देते हैं वालों, उन वालों से। ये किताबें ज़्यादा अच्छी हैं उन वालों से। तो ये तो हो गई थ्योरी वाली बात। अब यहाँ पे आप देखें तो लिखा है कि मेरी किताब नई वाली है, न्यू वन। मेरी किताब नई वाली है। इज द टॉर्न वन, फटी, टॉर्न यानी फटी हुई, और वन यानी होगा वाली, ठीक है ना। मेरी किताब नई वाली है और आपकी फटी वाली है।
फटी हुई यानी कि आपकी अकेला कहना चाहते हैं तो योर्स लिखा जाएगा। देखिए बुक एक बार आ गया है, इसको रिपीट नहीं करेंगे, योर बुक नहीं कहेंगे, अब यहाँ खाली योर्स कर देंगे। आपकी फटी वाली है। 26 नंबर देखें फ्रेंड, इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेंड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म पेसिव वॉइस टू लव। एक क्लास में छात्रों को ट्रेन किया जाना चाहिए, ठीक है, टू लव करने के लिए, प्रेम एक दूसरे से। तो क्लास में हमेशा दो से तो ज़्यादा ही बच्चे होते हैं, दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं और अर्थ निकल रहा एक दूसरे से, तो वन अनदर लगाया जाता है। ईच अदर दो के लिए लगाया जाता है, इसलिए ये यहाँ पे सही नहीं रहेगा। और ऑल अदर और ऑल टुगेदर इनका कोई सेंस नहीं बनता। ऑल टुगेदर मतलब होता पूरी तरह से, ये कोई के मतलब नहीं है यहाँ कहने का। 27 देखें, ही इज़ द मोस्ट वंडरफुल पर्सन, है ना, मोस्ट वंडरफुल सुपरलेटिव डिग्री, पर्सन ये नाउन हो गया, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में केवल और केवल दैट ही लिखा जाता है। ही इज़ द मोस्ट वंडरफुल पर्सन दैट आई हैव एवर मेट। ये अगर आपको नहीं पता हो तो ये भी समझ लीजिए फ्रेंड कि इस तरह से लिखा है आईव, आई के बाद एपोस्ट्रॉफी और वी ई, तो ये शॉर्ट फॉर्म है आई हैव का। आई हैव इसको शॉर्ट में कर देते हैं आईव। अंग्रेज लोगों की आदत होती है बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट में कहते हैं, जैसे मुझे कहना आई सेल या आई विल, इन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं आई, फिर एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं और एल लगा देते हैं, डबल एल, तो आइल। अब चाहे उसको आई सेल मान लें चाहे आई विल मान लें, ये शॉर्ट में इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, दिस इज द मैन, ये वो आदमी है, आई लॉन्ग्ड टू मीट। थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। लॉन्ग वैसे तो इसका अर्थ होता है लंबा, एडजेक्टिव है ये। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन आएगी, जैसे लॉन्ग वे, लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा, नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। लेकिन लॉन्ग एक वर्ब भी होती है, लॉन्ग, लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड, है ना, ईडी लग जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। लॉन्ग फॉर लिखा जाता है ज़्यादातर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा इच्छा होती है किसी काम को करने की। हिंदी में इसके लिए वर्ड होता है उत्कंठा होना, लालसा होना, लॉन्ग फॉर। तो लॉन्ग अलग चीज़ है और लॉन्ग फॉर अलग चीज़ है। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इच्छा होना। तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस को फ्रेंड, ये वो आदमी है आई लॉन्ग्ड टू मीट, जिससे मिलने की मेरी उत्कंठा थी, यानी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो फिर हु नहीं आ सकता, ठीक है ना, विच आ नहीं सकता क्योंकि ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो दैट आएगा या हुम आएगा। दैट के सारे नियम मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कोई भी नियम यहाँ नहीं लग रहा, तो फिर हुम आना चाहिए, क्योंकि दैट हम तभी लगाते हैं जब दैट का कोई नियम वहाँ पे लग रहा हो। सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन आ रहा हो, द सेम प्लस नाउन आ रहा हो, या बहुत सारे शब्द मैंने आपको लिखाए थे जैसे एनी, सम, ऑल, नन, एनीथिंग, एवरीथिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनमें से कोई आ रहा होता है तो फिर हम दैट लगाते हैं। 29 नंबर फ्रेंड देखें, विशेष टू कम विद मी शुड बी रेडी फॉर द रिस्क। विशेष टू कम विद मी, ये पहला सेंटेंस। शुड बी रेडी फॉर दिस फॉर द रिस्क, ये दूसरा सेंटेंस। दो सेंटेंस आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि अलग अलग है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि नहीं है। तो सब्जेक्ट के रूप में
हु लिखना चाहिए, हु एवर, जो कोई भी मेरे साथ आना चाहता है उसे तैयार रहना चाहिए रिस्क के लिए। विच आएगा नहीं, क्योंकि जो कोई भी यानी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और वाट हम तब लगाते हैं जब कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है, और ज़्यादातर हम इसको वस्तु के लिए लगाते हैं वाट को। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इजंट ही द सेम पर्सन, द सेम प्लस नाउन। तो फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में केवल और केवल दैट ही आएगा। द सेम प्लस नाउन आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन आ रहा है, तो फिर दैट ही लगाया जाता है। वन शुड नेवर इग्नोर ड्यूटीज। एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटीज यानी अपने कर्तव्यों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपने अपने मतलब एक व्यक्ति, ये सब्जेक्ट वन, तो वन का पॉसेसिव केस होता है वन, उसके बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस, यानी ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। वंस, वन शुड नेवर इग्नोर वंस ड्यूटीज। आइए फ्रेंड नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, आई मेट द टू गर्ल्स। यहाँ क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट। मैं दो लड़कियों से मिला। दूसरा सेंटेंस है आई बिलीव, मुझे लगता है ना, ये दूसरा सेंटेंस। और तीसरा सेंटेंस आर ट्विन सिस्टर्स, मैं दो लड़कियों से मिला, मुझे लगता है ट्विन सिस्टर्स हैं यानी जुड़वा बहन है। ये तीसरे सेंटेंस की वर्ब है। इसका सब्जेक्ट जो है ये है, ये इसका सब्जेक्ट, whom आर ट्विन सिस्टर्स। क्लियरली आपको कई बार इस तरह की एरर कर चुके हैं हम। सब्जेक्ट के रूप में हु लिखा जाता है, whom सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तीन अलग अलग सेंटेंस, आई मेट द टू गर्ल्स, आई बिलीव, whom आर द ट्विन सिस्टर्स। तो whom नहीं आएगा, यहाँ पे who आना चाहिए। तो ये वाला जो हिस्सा है बी वाला, ये गलत माना जाए। इस तरह से आप एरर करें तो चाहे कितना भी वो घुमा फिरा लें, कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश करें, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका हमेशा सही होगा। एक फुल प्रूफ तरीका है। आई टोल्ड हिम दैट वी एंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। मैंने उसे बताया कि हमने बहुत आनंद उठाया पार्टी में। फ्रेंड, एंजॉय जो वर्ब है इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे लगाना कंपलसरी होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ वी आ रहा है, तो वी एंजॉयड आवर सेल्व्स, ऐसा लिखा जाएगा। वी एंजॉयड आवर सेल्व्स, ये आवर सेल्व्स नहीं लिखा है, यानी बी वाला जो हिस्सा है ये गलत है। इस तरह से हमको आंसर लगाना रहता है कि कौन सा हिस्सा गलत है, तो हमारा आंसर आएगा बी। परीक्षा में हमको यही करना है, जैसे कोई ऑप्शन आ रहा है तो उसका आंसर लगाना है। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है। थर्ड नंबर देखिए, ट्राई टू अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे। कोशिश करिए कि हर मौके का लाभ उठाएं जो आपके रास्ते में आता है। यहाँ आप देखें तो योर, यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इम्परेटिव सेंटेंस जो रहते हैं ना, इम्परेटिव सेंटेंस जो रहते हैं, जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे शट अप, सिट डाउन, कम हियर, स्टैंड अप, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेक फूड, है ना, ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे ये सेंटेंस माने तो ये तो वर्ब हो गई, है ना। कई बार तो इसमें ना तो ऑब्जेक्ट होता है ना सब्जेक्ट होता है। यहाँ सब्जेक्ट भी नहीं है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है। जैसे किसी से बोले कम, आइए, गो, जाइए, अभी इतना ही है, कुछ नहीं है और, ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट हो ही ना, बिना सब्जेक्ट के तो कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड ये ध्यान रखिए कि इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यू,
जो हिडन रहता है, छुपा रहता है। जब हम किसी से कहते हैं कम हियर, तो एक्चुअल में कह रहे हैं यू कम हियर। जब हमने किसी से कहा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो एक्चुअल में कह रहे हैं यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यू सिट डाउन, यू गो अवे। यू रहता है लेकिन बोला नहीं जाता। कीप क्वाइट, चुप हो जाइए, एक्चुअल में कह रहे हैं यू कीप क्वाइट। सेम यहाँ पे देखें तो डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है, ट्राई, कोशिश करिए, यानी सब्जेक्ट है यू। अब इतना सब मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि अवेल भी एंजॉय की तरह यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत है। अब लगाएं कैसे, ये जैसे यहाँ तो वी सब्जेक्ट दिख रहा था, यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है। इस तरह से हमको पहचानना पड़ेगा। एक तो पहचान ये है कि यहाँ पे योर आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि यू सब्जेक्ट। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यू। तो अवेल के बाद यहाँ पे लिखेंगे योर सेल्फ। ट्राई टू अवेल योर सेल्फ। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, तो गलती मानी जाएगी ए वाले हिस्से में। ए वाला जो हिस्सा है ये ग्रामेटिकली गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड, बिकॉज ऑफ द पीस। बिकॉज ऑफ, ये ध्यान रखिए कि बिकॉज अलग चीज होती है और बिकॉज ऑफ अलग चीज होती है। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, और बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण। बहुत अंतर है, ये कंजंक्शन है, ये प्रीपोजिशन है, तो इनमें डिफरेंस करना जरूर आना चाहिए आप। पेस यानी होता है रफ्तार, ठीक है। तो जिस रफ्तार से कंपनी ग्रो कर रही है, यानी विकसित हो रही है, आई बिलीव, मुझे लगता है, इट विल अचीव देयर टारगेट। जिस रफ्तार से कंपनी आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि अपना टारगेट अचीव कर लेगी। अपना टारगेट मतलब किसका टारगेट, कंपनी का टारगेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए तो देयर, वैसे भी देखिए यहाँ भी एट आ रहा है क्योंकि कंपनी एक वचन है। एक वचन के लिए एट लगाएंगे, और एट का पॉसेसिव केस होता है एट्स, तो यहाँ देयर नहीं आएगा, एट्स आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, दिस फैक्ट्स मेक इट वेरी क्लियर दैट ही हैड अ हैंड इन द मर्डर। ये तथ्य इस बात को क्लियर करते हैं कि उसका हाथ था मर्डर में, हत्या में। ये फैक्ट इस बात को क्लियर करते हैं कि हत्या में उसका हाथ था, है ना। ये तो हो गया अर्थ। फ्रेंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने करे थे, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जब दिखाते हैं कोई चीज़, जैसे दिस इज़ अ पेन, है ना, दिस इज़ अ कूलर, दिस इज़ अ सोफ़ा। और बहुवचन होता है तो कहते हैं दीज आर बॉयज, दीज आर कार्स, दीज आर हाउसेज। अब आप यहाँ देखें तो दिस आ रहा है, और यहाँ फैक्ट्स बहुवचन आ रहा है। दिस के बाद या तो अनकाउंटेबल नाउन आती है या सिंगुलर नाउन आती है। बहुवचन नाउन कभी भी दिस के साथ नहीं आती। तो इतना तो क्लियर है कि ये गलत है। अब इसको सही कैसे करें, तो या तो हम फैक्ट में से एस हटा दें, तो ये हो जाएगा दिस फैक्ट मेक्स। अब मेक में एस लगेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। अगर एक वचन सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस लगाना पड़ेगा। एक तो तरीका ये है कि दिस फैक्ट मेक्स इट वेरी क्लियर, या फिर हम इसको बहुवचन रूप में लिख सकते हैं। बहुवचन रूप में लिखेंगे तो फिर इस तरह से लिख सकते हैं, दीज फैक्ट्स मेक इट वेरी क्लियर। दिस की जगह कर दें दीज, तो भी सही हो जाएगा। दोनों तरह से सही कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा में आपको कुछ भी सही करके या लिख के नहीं आना है, आपको तो केवल ये बताना है कि ये ए वाला हिस्सा गलत है। आंसर लगाना है हमको ए, लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे सही होगा या क्या गलती है। नहीं देखिए, सी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोस, वह और ज़्यादा उन लोगों में से नहीं है
उन लोगों में से एक नहीं है जो मानते हैं एवरी एक्सप्लेनेशन राइट। वह और ज़्यादा उन लोगों में से नहीं है जो हर एक्सप्लेनेशन को सही मानते हैं, है ना। ये तो हो गया अर्थ। यहाँ पे आप देखें तो हु, इसके लिए एंटीसीडेंट यानी जिसके लिए इसको लगा रहे हैं वो है दोज, उन लोगों में से एक। तो हु मतलब क्या हो गया, दोज के लिए लगा रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जब प्रेजेंट इंडेफिनाइट लिखते हैं, देखिए जैसे हम कहें राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट, ये एस लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये एक वचन है। यहाँ आप देखें तो बिलीव में एस लग रहा है। ये एस क्यों लगेगा? अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, इसे हम इसके पहले आने वाले नाउन के हिसाब से लगाते हैं। यानी दोज के लिए लग रहा है बिलीव। अब दोज बहुवचन होता है, दीज का दिस। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, इसके पहले जो शब्द आ रहा है एंटीसीडेंट, इसके हिसाब से ये वर्ब आती है। यानी कि बिलीव में एस तब लगेगा अगर हु के पहले एक वचन सब्जेक्ट हो, जबकि दोस्त क्या होता है, बहुवचन होता है। बस यही गलती है कि यहाँ पे एस नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इन माय ओपिनियन विकास हैज फेल्ड टू फॉलो नन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। मेरी राय में विकास फेल हो गया है, असफल हो गया है पालन करने में नन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मेरी राय में विकास फेल हो गया है किसी भी इंस्ट्रक्शन को पालन करने में, किसी भी कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नन नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन, है ना। अर्थ से समझ में आ रहा है, किसी भी इंस्ट्रक्शन का पालन करने में फेल हो गया है। तो फेल हो गया है तो यहाँ नन यानी नेगेटिव करने की इसको ज़रूरत नहीं है। दो या ऑल दो, इसका मतलब होता है यद्यपि। दो ही इज़ वेरी वेल्दी, यानी यद्यपि वह बहुत दौलतमंद है, धनवान है। एंड पावरफुल, और शक्तिशाली है, ताकतवर है। ही हैज़ एनी कंसर्न फॉर द पुअर, यद्यपि वह बहुत शक्तिशाली है और दौलतमंद है, तो भी, है ना, तो भी, यद्यपि तो भी, ये कॉम्बिनेशन होता है ना। कॉमा लगा देते हैं या यट लगा देते हैं दो के साथ। यद्यपि वह बहुत दौलतमंद और शक्तिशाली है तो भी उसे गरीबों की कोई परवाह नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। तो नहीं है ये होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे नॉट कहीं नहीं है। तो बस इतनी सी गलती, यहाँ नॉट लगा देंगे। ही हैज़ नॉट एनी कंसर्न, कंसर्न यानी होता है चिंता या परवाह, उसे कोई परवाह नहीं है गरीबों की। 11 नंबर देखिए फ्रेंड, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान, है ना, ड्यूरिंग यानी होता है के दौरान। द पैनल, पैनल यानी समिति, इंटरव्यू के दौरान पैनल ने पूछा मुझसे सेवरल टेक्निकल क्वेश्चंस, कई तकनीकी सवाल। इंटरव्यू के दौरान पैनल ने मुझसे कई तकनीकी सवाल पूछे। एंड आई आंसर्ड ऑल ऑफ इट, और मैंने उन सब का जवाब दिया। ऑल ऑफ इट, उन सभी का। तो देखिए सवालों की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस, है ना, बहुवचन है। बहुवचन के लिए इट नहीं लगाते, ऑल ऑफ देम कहा जाएगा। दे मान के चलेंगे और दे से हो जाएगा ऑल ऑफ देम। माई फ्रेंड लिव्स एट द टॉप ऑफ एन ओल्ड हाउस विच एटिक हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ फ्लैट। मेरा फ्रेंड एक पुराने से घर के टॉप पर रहता है, सबसे ऊंचे स्थान पर रहता है, जिसके एटिक को, ना, जिसका प्लस नाउन, तो फिर हुज आना चाहिए ना कि विच। जिसके एटिक को बदल दिया गया था एक फ्लैट में।
30 नंबर देखिए फ्रेंड, मोस्ट ऑफ द पीपल विच हैव बीन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस फ्राइटन टू रिपोर्ट टू द पुलिस। जैसा कि मैंने फ्रेंड बताया था कि परीक्षा में हमको लिख के कुछ नहीं आना होता है, सारे एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी कि हमें केवल ये लिखना होता है, जैसे कि 13 नंबर क्वेश्चन है तो इसका आंसर कौन सा है, यानी ABCD में से कौन सा आना चाहिए। तो अगर आपको कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सेंटेंस को सही कैसे किया जाए, लेकिन इतना पता है कि ये गलती है, तो बस आपका काम हो गया। जैसे यहाँ देखें आप, पीपल, लोग। अब लोगों के लिए विच नहीं लगाया जाता, विच लगाते हैं या तो एनिमल के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए। अगर हमको सेंटेंस में बाकी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं भी आ रहा या इसको कैसे सही करें ये समझ में नहीं आ रहा, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको तो केवल इतना पता है कि ये ए वाला हिस्सा गलत है, बस हमारा काम हो गया, हमको नंबर पूरा मिल जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था या क्या, इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो देखिए इसको, मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोग जो पीड़ित होते हैं वायलेंस के, हिंसा के, डरते हैं पुलिस में रिपोर्ट करने से। तो इसमें देखिए विच तो गलत है, ये तो पता है, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए। तो देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा, मोस्ट ऑफ द पीपल फ्राइटन टू रिपोर्ट टू द पुलिस, ये पहला सेंटेंस, ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल फ्राइटन टू रिपोर्ट टू द पुलिस, ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, ये वर्ब है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए था। तो ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाली पोजीशन है, तो यहाँ हु होना चाहिए था। ये हमको जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर विच है तब तो हमारा काम बहुत आसान हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे हुम होता तो हमको पहचानना पड़ता कि सब्जेक्ट की पोजीशन है या ऑब्जेक्ट की पोजीशन। सेम इस तरह का देखें आप, फैमिलीज विच, फैमिलीज यानी परिवार, परिवार यानी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो वही चीज़ है, विच नहीं आ सकता। फैमिलीज विच आर फॉर्चुनेट इनफ टू ओन अ हाउस इन द सिटी आर वेरी फ्यू, परिवार जो पर्याप्त रूप से भाग्यशाली होते हैं, स्वयं का मकान होना शहर में बहुत कम है ना। ये तो क्लियरली समझ में आ गया कि विच गलत है। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो फैमिलीज आर वेरी फ्यू, ये पहला सेंटेंस है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका सब्जेक्ट है, यानी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है फैमिलीज, फैमिलीज आर वेरी फ्यू। दूसरा सेंटेंस है विच आर फॉर्चुनेट इनफ टू ओन हाउस इन द सिटी, जो पर्याप्त रूप से भाग्यशाली है स्वयं का घर होना इस शहर में। तो सब्जेक्ट की पोजीशन बन रही है, यानी हु आना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ही इज द मैन, वह वो आदमी है। देखिए ये सेंटेंस खत्म हो गया। हु आई नो, मैं जानता हूँ, ये सेंटेंस भी खत्म हो गया। और नेक्स्ट सेंटेंस हैज हेल्प्ड माय सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। देखिए हैज हेल्प्ड माय सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन, ये वर्ब नंबर 3 है, यानी सेंटेंस नंबर 3। ये फर्स्ट सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस, 1 2 और 3 सेंटेंस। तो ये जो थर्ड सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट है ये, हु हैज़ हेल्प्ड। आप क्लियरली और ध्यान से देखिए, 3 अलग अलग सेंटेंस दिख रहे हैं आप। ही इज़ द मैन, ये पहला सेंटेंस, आई नो, मैं जानता हूँ, और तीसरा है हु हैज़ हेल्प्ड माय सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। इसका सब्जेक्ट ये है, इसका सब्जेक्ट ये है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है हु। तो हु जो है सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर आएगी इसमें। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में एरर हो। तो नो एरर का ऑप्शन लगाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा आप श्योर होंगे तभी आप नो
नो एरर वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 16 नंबर देखिए फ्रेंड, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माई अंकल सिंस माई बर्थ। मैं अपने जन्म के समय से मेरे अंकल के यहाँ हैदराबाद में रह रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को देखें तो एट मतलब होता है पर, माय अंकल तो इसका मतलब तो हो जाएगा कि मेरे अंकल के ऊपर रह रहा हूँ या अंकल पर रह रहा हूँ। आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल गलत है। तो क्या कहना चाहिए, यानी इस सेंटेंस को सही तरीका क्या होना चाहिए, तो इसको थोड़ा समझते हैं फ्रेंड। जैसे मुझे कहना है कि आपको कोई दवाई चाहिए और वो दवाई केमिस्ट, जो दवाई की दुकान वाला होता है उसको कहते हैं केमिस्ट। तो मैंने आपसे कहा कि ये दवाई आपको केमिस्ट की दुकान पर मिलेगी। केमिस्ट की दुकान, केमिस्ट शॉप, केमिस्ट की दुकान। इसी तरह से हमको कहना है यहाँ अंकल के घर, वो अंकल के घर पर रह रहा है, ठीक है ना। तो एक और तरीका होता है बोलचाल में भी, आप देखें कि हम इस तरह से बोलते हैं कि मैं अपनी मौसी के यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ, ठीक है ना, मौसी के यहाँ, वो अपनी बुआ के यहाँ गया था। ये जो यहाँ बोलते हैं, ये हम जो नाउन को हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। वह केमिस्ट की दुकान पर गया, कई बार ऐसे कहते हैं केमिस्ट के यहाँ गया था, डॉक्टर के यहाँ गया था। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं और ये जो दूसरा नाउन था शॉप, इस नाउन को हम छुपा देते हैं, यानी लिखते नहीं हैं। तो इससे अर्थ निकल जाता है केमिस्ट के यहाँ, अकेला इतना लिखा है केमिस्ट, एट केमिस्ट, ऐसा लिखेंगे, केमिस्ट के यहाँ। इस सेंटेंस को हमको क्लियर करना है तो हम ऐसा कह सकते हैं एट माई अंकल्स, अंकल में एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो हो जाएगा अंकल के यहाँ, अंकल के यहाँ रहता था। एट माई अंकल्स हाउस, ऐसा भी कह सकते हैं। एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, विद माई अंकल कर दें, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद विद माई अंकल, अंकल के साथ रहता था। तो दोनों तीनों तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। फिलहाल ये मालूम है हमको कि ये बी वाला हिस्सा गलत है, हमको आंसर लगा के आना है, लेकिन कैसे सही होना चाहिए ये भी पता होना जरूरी। एवरी वन ऑफ अस नो दैट ही कैन नॉट स्टे अंडर वाटर फॉर मोर देन 10 मिनट्स। देखिए, हम में से प्रत्येक ये जानता है कि वह पानी के अंदर, अंडर यानी नीचे, पानी के नहीं नीचे नहीं रह सकता है 10 मिनट से ज़्यादा। हम में से प्रत्येक जानता है कि वह पानी के अंदर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता, है ना। ये तो हो गया अर्थ। अभी मैंने फ्रेंड आपको एक उदाहरण बताया था कि जैसे वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, तो खाता है जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है। इसमें सब्जेक्ट अगर एक वचन हो तो एस लगाया जाता है वर्ब में। एवरी वन जानता है, जैसे वह खेलता है, ऐसी कह रहे हम में से प्रत्येक जानता है, एवरी वन नो, तो सब्जेक्ट क्या है, एवरी वन, एक वचन है, एक वचन है तो इसका मतलब क्या है, नो में एस लगना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस गलत है। एवरी वन ऑफ अस नोज, हम में से प्रत्येक जानता। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, वन शुड बी ऑनेस्ट टू हिज वर्ड्स। मैंने आपको बताया था ये बहुत पूछा जाता है। एक व्यक्ति को अपनी बात का पक्का होना चाहिए इन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में। अपना, अपना मतलब किसका, वन की बात चल रही है, वन का पॉसेसिव केस जो है वंस लिखा जाता है, ना कि हिज।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, द प्राइज वाज गिवन टू द गर्ल्स whom they said stood first. प्राइज है ना, प्राइज अलग होता है और प्राइज अलग होता है। देखिए प्राइज मतलब होता है कीमत या मूल्य, और प्राइज यानी होता है पुरस्कार। एक तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। पुरस्कार दिया गया था लड़कियों को whom they said stood first, जिनको उन्होंने कहा था कि प्रथम स्थान पर आई थी। अब इनको अलग अलग करके देखें सेंटेंस को। पहला सेंटेंस आपको क्लियरली दिख रहा है, द प्राइज वाज गिवन, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहला सेंटेंस हो गया। द प्राइज वाज गिवन टू द गर्ल्स, ये सेंटेंस खत्म। दूसरा सेंटेंस है दे सेड, उन्होंने कहा था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। प्राइज दिया गया था, उन्होंने कहा था। तीसरा सेंटेंस स्टूड फर्स्ट, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट। तो तीसरा सेंटेंस का यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ये whom है, whom stood first, ये सेंटेंस whom stood first। सब्जेक्ट के रूप में whom नहीं लिखा जाता, who आना चाहिए यहाँ पर। ये करते करते आपको बहुत आसानी से आने लगेगा। माई टीचर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा एवरी डे, मेरे शिक्षक पसंद नहीं करते हैं कि हर दिन सिनेमा जाएं। अब इसको थोड़ा सा समझें। कल भी मैंने आपको बताया था, अगर इस तरह से कहा जाए कि मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक सचिन का खेलना, मैं सचिन को पसंद करता हूँ ये नहीं कह रहा है, मैं सचिन का क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, सचिन का खेलना। मुझे हेमा का गाना गाना अच्छा लगता है, हेमा अच्छी लगती ये नहीं कह रहे, हेमा का गाना गाना। पिता को पसंद नहीं है मेरा रात को बाहर जाना, मेरा जाना, मेरा जाना। हमको पसंद है उसका भोजन बनाना, उसका बनाना भोजन। मेरा जाना, उसका बनाना, है ना, उसका नाचना, उसका पेंटिंग बनाना, इस तरह से बोलते हैं। जैसे हमको पसंद है, मुझे पसंद है सचिन का क्रिकेट खेलना, तो ये जो पॉसेसिव केस आ जाता है, माय, योर, अवर, देयर, या नाउन के पॉसेसिव केस होते हैं जैसे सचिन, राहुल्स, तो इनके बाद जो वर्ब आती है ये हमेशा V1 प्लस ING, यानी कि जीरंड फॉर्म में आती है। इसको कहते हैं जीरंड। जीरंड भी फ्रेंड नाउन ही होता है। तो किसी नाउन का पॉसेसिव केस हो या प्रोनाउन का पॉसेसिव केस हो, तो उसके बाद हमेशा जीरंड आता है, यानी ये कॉम्बिनेशन है। शी लाइक्स माई सिंगिंग, वह पसंद करती है मेरा गाना गाना, माई सिंगिंग। आई डोंट लाइक हिज गोइंग आउट एट नाइट, मुझे पसंद नहीं उसका रात में बाहर जाना। यहाँ देखिए, मेरा शिक्षक पसंद नहीं करता है मेरा जाना सिनेमा हर दिन, मेरा हर दिन जाना सिनेमा। तो यहाँ आना चाहिए माय, मेरा, और गोइंग ये जीरंड के रूप में लिखेंगे, गो प्लस V1 प्लस ING, मेरा जाना, माय गोइंग। द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर इज अ फ्रेंड ऑफ मी। बिसाइड मतलब होता है के बगल में। आदमी जो खड़ा हुआ है शिक्षक के बगल में मेरा मित्र है, फ्रेंड ऑफ माइन कहा जाएगा ना। ये मैंने अभी हाल बताया था, जैसे माय फ्रेंड कहेंगे या फिर कहेंगे फ्रेंड ऑफ माइन। फ्रेंड ऑफ मी तो किसी भी कीमत पे नहीं कह सकते।
इसको दोनों तरह से ही कर सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि इज़ माई फ्रेंड, या फिर ऐसा कहेंगे इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। 22 नंबर देंगे फ्रेंड, सम स्टूडेंट टेक प्राइड इन कीपिंग देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द कॉलेज। कुछ छात्र गर्व महसूस करते हैं रखने में स्वयं को दूर कॉलेज से। कुछ छात्र गर्व महसूस करते हैं, जैसे अपन कहते हैं कुछ लोगों को मज़ा आता है गायब होने में, स्कूल से गायब होने में, स्कूल से नागा करने में, उसी तरह का कुछ छात्रों को गर्व महसूस होता है स्कूल से या कॉलेज से गायब होने में, है ना। ये तो हो गया अर्थ। अब सम को देखें फ्रेंड, सम के दो अर्थ होते हैं, एक तो अर्थ होता है कुछ, और कुछ कहते हैं तो फिर इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल ही आती है वर्ब। जैसे सम बॉयज, सम गर्ल्स, सम लीडर्स, सम सिटीज। सम का एक और अर्थ होता है थोड़ा या थोड़ा सा, तो फिर अनकाउंटेबल नाउन आती है, जैसे कि सम वाटर, सम शुगर, है ना, सम क्लॉथ, सम इंफॉर्मेशन। तो अगर कुछ कह रहे हैं तो प्लूरल नाउन आएगी, थोड़ा कह रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन आएगी। यहाँ कह रहे हैं कुछ छात्र, सम स्टूडेंट, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स लिखा जाएगा, बहुवचन करेंगे। सम के बाद प्लूरल नाउन आएगी या फिर अनकाउंटेबल आएगी, सिंगुलर यूजुअली नहीं आती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल पर्क्स एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं स्वयं के लिए सारे अलाउंसेस और पर्क्स। तो डायरेक्टर्स बहुवचन है, इटसेल्फ नहीं आएगा, देम सेल्फ्स आएगा ना, बहुवचन है और ह्यूमन बीइंग है, देम सेल्फ्स आना चाहिए। 24 नंबर देंगे फ्रेंड, एनी ऑफ दीज टू पुलिसमैन हैज किल्ड दिस रॉबर। दो पुलिस वालों, है ना, दो पुलिस वालों में से किसी एक ने इस डाकू की हत्या की। तो फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने करे थे, एनी, नन, ऑल, सम, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था दो के लिए एनी कभी नहीं लगाया जाता। यहाँ पे वर्ब आ रही है सिंगुलर हैज, तो इसलिए यहाँ पे आना चाहिए आइदर। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। नाइदर भी लगा सकते हैं तो हो जाएगा दो में से एक भी नहीं, तो आइदर नाइदर में से कोई भी आ सकता है, एनी तो नहीं आ सकता। दो पुलिस वालों में से किसी एक ने इस डाकू की हत्या की। नाइदर लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, दो में से एक ने भी नहीं की, दोनों चल जाएंगे, लेकिन बहुत नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है हैज। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, योर्स इज द बेस्ट हाउस इन द सिटी। आपका सबसे अच्छा मकान है शहर में। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे मुझे कहना है कि आपका एक अच्छा घर है, या आपकी एक अच्छी कार है ना, आपका। तो आपका मतलब हो गया, देखिए योर, योर इज अ गुड हाउस। आपका है एक अच्छा मकान, आपका एक अच्छा मकान है, योर इज अ गुड हाउस, है ना। ग्रामर और अर्थ दोनों चीज़ों को देखना पड़ता है हमको सेंटेंस। तो जो लिखा है वो अनुवाद तो बिल्कुल सही है। अब ग्रामर की बात करें तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन और जो एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे माय, योर, अवर, देयर, इन्हें कभी भी बिना नाउन के नहीं लिखा जाता। यहाँ नाउन नहीं आ रहा है यानी सेंटेंस गलत है। तो क्या करें, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि योर हाउस इज गुड। इसको सही करना है,
योर अकेला नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं योर हाउस इज गुड, है ना, आपका मकान अच्छा है, तो नाउन को जोड़ दिया योर से। अब ये सही है, अब इसका अर्थ भी सही है और ग्रामर भी सही है। दूसरा तरीका होता है फ्रेंड, योर अकेला नहीं लिख सकते लेकिन योर्स को लिख सकते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं योर्स इज अ गुड हाउस। योर्स को हम अकेला लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई थ्योरी। अब इस सेंटेंस की बात करते हैं। तो आप देखें तो यहाँ भी योर्स तो लिखा है लेकिन इसमें एपोस्ट्रॉफी लगा दिया जो कभी नहीं लगाया जाता। आपका सबसे अच्छा घर है शहर में, तो योर्स कह सकते हैं लेकिन योर्स की स्पेलिंग गलत है, ऐसा लिख सकते हैं योर्स बिना एपोस्ट्रॉफी के। तो ए वाला हिस्सा जो है ये गलत है। एक देखिए फ्रेंड, यू एंड आई हैव परफॉर्म्ड माई बेस्ट इन द कॉलेज फंक्शन। आपने और मैंने मेरा सबसे अच्छा प्रदर्शन किया कॉलेज फंक्शन में। मेरा, तो आप मेरा कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, यू एंड आई। आपने और मैंने मेरा सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, तो यू एंड आई दो सब्जेक्ट हैं, दो के लिए माय नहीं लगा सकते, तो क्योंकि दो व्यक्ति हैं प्लूरल हो जाएगा। अब प्लूरल हो जाएगा लेकिन इसमें आई भी जुड़ा है, तो हम इसको अवर कह सकते हैं। आपने और मैंने हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। हमारा, हमारे में आप भी शामिल हो जाएंगे। तो अगर दो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसमें से कोई एक आई आ रहा है तो फिर हमेशा अवर लिखा जाता है। अगर आई नहीं आ रहा है, यू आ रहा है, तो योर लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, 27 नंबर, हिज एफर्ट्स हैज ब्रॉट हिम मोर सक्सेस देन योर। उसके प्रयासों ने ज़्यादा सफलता दिलवाई उसको बजाय कि आपके। तो आपके का मतलब यहाँ कहना चाहते हैं योर एफर्ट्स, उसके प्रयासों ने उसे ज़्यादा सफलता दिलाई बजाय कि योर एफर्ट्स। हिज एफर्ट्स, योर एफर्ट्स, तो दो बार नाउन नहीं लिखना पड़े इसलिए हम खाली आपका बोल सकते हैं, लेकिन योर को अकेला नहीं लिखा जाता, इसलिए हमको यहाँ करना पड़ेगा योर्स। हिज एफर्ट्स हैज ब्रॉट हिम मोर सक्सेस देन योर्स। योर को अकेला नहीं लिख सकते। नेक्स्ट देखें, एवरी वर्कर एंड एवरी मैनेजर, हर मजदूर और हर मैनेजर ने कंपनी के हैज़ डन देयर बेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के हर मजदूर ने और हर मैनेजर ने अपना बेस्ट दिया कंपनी के विकास में। फ्रेंड, एवरी एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद कोई भी चीज़ बहुवचन रूप में कभी नहीं आती, इसलिए आप देखें तो ये एक वचन। एवरी मैनेजर, यहाँ मैनेजर भी एक वचन है। यहाँ वर्ब देखें तो हैज़, सिंगुलर वर्ब आ रही है, लेकिन यहाँ पॉसेसिव केस जो है देयर कर दिया। एवरी एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके बाद कहीं भी कोई भी चीज़ बहुवचन रूप में नहीं आती। हर मजदूर ने और हर मैनेजर ने अपना सबसे अच्छा काम किया, तो एक वचन मानेंगे तो ही हो जाएगा और ही से यहाँ पे हिज बनना चाहिए, ना कि देयर। द CEO एंड द चेयरमैन ऑफ द कंपनी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द एनुअल फंक्शन। द CEO, CEO ने और चेयरमैन ने, कंपनी के CEO ने और चेयरमैन ने कंसेंट यानी सहमति दे दी एनुअल फंक्शन में शामिल होने की, अपनी सहमति दे दी। कल मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था फ्रेंड कि जैसे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक CEO है और एक चेयरमैन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का जो चेयरमैन है वही CEO है भी है। बहुत बार ऐसा होता है। एक स्कूल है, उसका जो प्रिंसिपल है वही टीचर है,
वो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, एक ही व्यक्ति है। अलग अलग भी हो सकता है, प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है, तो पता कैसे चलेगा? तो ये पता चलता है फ्रेंड आर्टिकल से। अगर आर्टिकल दोनों जगह आ रहा है यानी दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। अगर आर्टिकल इसमें नहीं आ रहा होता, यहाँ नहीं होता, तो फिर ये होता कि एक ही व्यक्ति है जो सीईओ भी है और चेयरमैन भी है। तो ये आर्टिकल से ही पता चल सकता है और कहीं भी पता नहीं चल सकता। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ हैव आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल दोनों जगह आ रहा है यानी कि दो व्यक्ति हैं। दो व्यक्ति हैं इसलिए यहाँ पे बहुवचन वर्ब आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो पॉसेसिव केस है वो हिज लगा रहा है। दो व्यक्ति हैं तो दे मान के चलेंगे और दे का पॉसेसिव केस बनेगा देयर। द सीईओ एंड द चेयरमैन ऑफ द कंपनी हैव गिवन देयर कंसेंट, अपनी सहमति दे दी। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड आज की क्लास का। जूली हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग विच रिमाइंड्स हर ऑफ हर लॉस्ट पेरेंट्स। जूली नफरत करती है हर व्यक्ति और हर वस्तु से जो उसे याद दिलाता है उसके खोए हुए माता पिता के। जूली उस हर व्यक्ति से और उस हर वस्तु से नफरत करती है जो उसे उसके खोए हुए माता पिता यानी जो मर चुके हैं माता पिता उनकी याद दिलाता है। फ्रेंड यहाँ देखिए एवरीबडी यानी व्यक्ति की, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। एवरीथिंग यानी वस्तु की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं तो विच नहीं लगा सकते। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था जब दैट के नियम लिखाए थे उसमें ये शब्द भी आए थे, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इस तरह के शब्द आते तो फिर केवल दैट लगाया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और किसी भी शब्द को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं लगाया जाता। वैसे भी यहाँ ह्यूमन बीइंग और वस्तु दोनों ही आ रहे हैं, तो ना तो विच आ सकता है, ना हु आ सकता है, ना हुम आ सकता है। फ्रेंड ये बहुत सारी एरर, मैंने हर तरह के क्वेश्चन देखे। यहाँ पे हमने हर तरह से प्रोनाउन के जितने भी तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। होने को तो ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, इसमें आप चाहें तो हज़ारों कर सकते हैं। लेकिन हमने अलग अलग तरीके से जितने भी संभव हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन देख लिए। आपको कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।